हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 7 जावा बेसिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि 5 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, उसके अंदर हमने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर हमारे फिनिश हो गए थे। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो इसका सिंबल है इक्वल टू का, इट्स कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इज जनरली रिफर टू एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट मतलब कि ये सिंबल कहाँ पे यूज़ होता है कि कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो तब हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसकी वैल्यू देनी है, तब ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। Once a variable has been declared, we can assign a value to that variable by using the assignment operator. MCQ में ये आ सकता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है, तो इक्वल टू है, ये हमें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप असाइनमेंट स्टेटमेंट देख रहे हैं, जिसे आप सिंटेक्स भी बोल सकते हो कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है तो प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने आगे देखा था कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, उसकी वैल्यू दी थी। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल इक्वल टू जो ये प्लेस होल्डर या एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है। ओके, वेयर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एनीथिंग दैट रिफर टू आवर कंप्यूटर डेटा वैल्यू। When an assignment statement is executed, it first evaluates the expression on right side of assignment sign and then put the resulting data value into the variable on left side of equal to sign या assignment operator. Okay, for example, हम देख सकते हैं कि rate इक्वल टू 10.02 एफ। तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, आप सिंटेक्स में देखो तो रेट है वो मतलब कि वो वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है और उसके बाद 10.02 एफ है, वो एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन पूरा इवॉल्यूट होता है तो कहाँ से होगा, वो राइट हैंड साइड से होता है। Here the variable in this assignment statement is rate and the expression is the number. Execution of this statement replace the value of float variable rate by 10.02. ओके, इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होगी, मतलब कि प्रेसिडेंस वो जो एग्जीक्यूट होता है एक्सप्रेशन का तो वो राइट हैंड साइड से होता है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, उसकी वैल्यू है। ओके, 10.02 एफ है, तो उस जो वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, रेट के अंदर आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट बाय 10.02। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि ये बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट। ओके, तो बैलेंस नाम का एक वेरिएबल है और उसकी दो वैल्यू है। हियर एक्सप्रेशन बैलेंस कॉस्ट इज evaluated first using the existing value of variable balance and cost in memory. Thereafter the resulting value is placed in variable balance replacing its order value. In short, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की तो वो कैसे होगी, राइट हैंड साइड से होती है। ओके, कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो वेरिएबल होता है एंड राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन होता है। तो जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल के अंदर अपने जो भी नाम दिया है, यहाँ पर जो बैलेंस माइनस कॉस्ट की भी जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर कहाँ पे स्टोर होती है, तो बैलेंस नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। When a variable is used in an expression on right hand side, it refers to the value stored in the variable. जो हमने अभी बात की कि राइट हैंड साइड से एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं हम, तो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, उसके वेरिएबल में लेफ्ट हैंड साइड स्टोर होती है। लेकिन when a variable is used on the left hand side of an assignment statement, it refers to memory location that is named by the variable to place the value. Okay, और जब वो लेफ्ट हैंड साइड से का यूज़ करते हैं तो कहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी लोकेशन में। सो वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल एल वैल्यू। यहाँ पे याद रखना है कि अगर वेरिएबल का लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करता है एक्सप्रेशन ओके कैलकुलेशन के लिए, तो इज कॉल एल वैल्यू रिफरिंग टू लोकेशन इन मेमोरी, जिसका मतलब क्या होगा, लोकेशन इन मेमोरी, इसीलिए उसे एल वैल्यू बोला जाता है।
ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा MCQ याद रखेंगे? फर्स्ट तो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल याद रखना है। ओके, देन एल वैल्यू याद रखनी है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करता है असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन के अंदर तो इट्स कॉल्ड एल वैल्यू, और वो क्या रिफ़र करता है कि लोकेशन इन मेमोरी, मेमोरी का लोकेशन वो रिफ़र करता है। नेक्स्ट, in general, the type of the expression on the right hand side of an assignment statement should be the same as the type of the variable on the left hand side। एक और बात हमें याद रखनी है कि जावा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो तो जो उसकी जो टाइप होता है एक्सप्रेशन का, राइट हैंड साइड जो भी आपने लिखा है उस वैसा ही टाइप लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। मतलब कि जो आपने डेटा टाइप वेरिएबल के लिए यूज़ किया है लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आपकी वैल्यू लेनी चाहिए, अदरवाइज़ वो मैच नहीं हो रही है तो क्या होगा, कई बार तो वो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है टाइप के अंदर। ओके, जैसे कि जैसा वेरिएबल है उसके कन्वर्ट हो जाता है उसके हिसाब से, लेकिन कई बार अगर नहीं होता है तो क्या अगर कई बार क्या हुआ कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है, लार्जर है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो अब आपको एरर भी आ सकती है। तो इसलिए ये भी याद रखना है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपने जो भी डेटा टाइप यूज़ की है, जो भी वेरिएबल यूज़ किया है, मतलब वो उसके हिसाब से होना चाहिए, उसकी रेंज के हिसाब से आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ एरर आ सकती है। ओके, हमने आगे देखा था डेटा टाइप्स में कि जैसे कि इंटीजर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, डबल है। ओके, तो वो उसके हिसाब से ही हमें वेरिएबल की वैल्यू लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असाइनमेंट के अंदर ही है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे शॉर्ट हैंड उसके नाम पर से ही ऐसा है कि यहाँ पे शॉर्ट करने की बात की है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो अगर हमें शॉर्ट करना है हमारे एक्सप्रेशन को तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जावा ऑल्सो सपोर्ट शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ असाइनमेंट, इट सेव्स द टाइम टाइपिंग टाइप। यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है कि टाइपिंग का टाइम बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, बहुत कोडिंग हमें लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है, तब हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होगा कि टाइपिंग का टाइम है वो हमारा सेव हो जाता है। इट टेक्स द फॉर्म वेरिएबल, यहाँ पे जो है वो सिंटैक्स से याद रखना है वो कैसे फॉर्म में लेता है, तो वेरिएबल होगा देन ऑपरेटर इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर देन एक्सप्रेशन। ओके, ये है, तो हम ऐसे कौन सी इफेक्ट दे सकते हैं हम, तो वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू बी एंड क्यू एम्परसेंड इक्वल टू पी। ओके, तो हियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू बी इज सेम एज ए इक्वल टू ए प्लस मी। ओके, मतलब कि हमें जो हमारा टाइम है उसे बचाने के लिए हमें लिखना है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके ए प्लस इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब जावा क्या समझता है कि यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस बी होता है। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे एम्परसेंड का यूज़ करना है, ओके, ये कौन सा ऑपरेटर है आपका को याद होना चाहिए कि आगे हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर देखा था, तो ये एम्परसेंड का सिंबल मतलब कि ये एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे क्यू एंड इक्वल टू पी इज सेम एज क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्यू एंड पी, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसमें से कैसे MCQ आ सकते हैं कि शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, तो इसके जो एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ए आपको MCQ में ऐसा आएगा क्वेश्चन में कि ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, वो किसके हिसाब से सेम होता है, कैसे सेम होता है, तो आपको आना चाहिए कि ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके, यहाँ पे दो ऑपरेंड होते हैं और ऑपरेटर का भी दो यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए बी वो क्या है, ऑपरेंड है, और इक्वल टू है, प्लस है, इट्स कॉल्ड ऑपरेटर। ओके, अब नेक्स्ट है टाइप कास्ट।
In some case we may want to force conversion that would not be done automatically. हमने आगे देखा कि कई बार क्या होता है कि कई ऐसे डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, हमें फोर्सफुली कन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, तो अगर हमें ऐसे फोर्सफुली कन्वर्जन करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, टाइप कास्ट का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर दिस वी कैन यूज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ टाइप कास्ट। A typecast is indicated by putting a type name in parenthesis before the value we want to convert. ओके, जो वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है उसके आगे हमें पैरेंथेसिस के अंदर जो डेटा टाइप का नेम लिखना है। ये भी याद रखना है इसका सिंटेक्स की पैरेंथेसिस देन डेटा टाइप और उसके बाद एक्सप्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं हमने, इंटीजर a एंड शॉर्ट b। ओके, अब हमें क्या करना है, जो a है उसे भी हमें शॉर्ट में कन्वर्ट करना है फोर्सफुली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि a इक्वल टू 17, देन b इक्वल टू, हमने क्या लिखा, इसकी सिंटेक्स लिखी ना कि पैरेंथेसिस में शॉर्ट। ओके, हमें किस में करना है, शॉर्ट में करना है, जैसे बी है वैसे ही ए करना है, तो शॉर्ट, और उसके बाद जिसे हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करना है वो उसकी वेरिएबल का नेम लिखना है। ओके, देन ए। तो ऐसे आप टाइप कास्ट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एमसीक्यू में याद रखना है कि अगर हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करनी है कोई भी वैल्यू को, तो इसका यूज़ होता है, तो टाइप कास्ट का यूज़ होता है, वो याद रखना है हमें। नेक्स्ट है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ जावा ऑपरेटर्स। जावा के कुछ वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट है प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो हमें पता है कि हम मतलब जब मैथ्स का यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसे रूल्स हमें पहले से याद है, अभी नहीं, हम जब मैथ्स पढ़ते आए हैं तब से हमें याद है कि अगर कोई कैलकुलेट करना है कोई एक्सप्रेशन को तो पहले कौन सा ऑपरेटर कैलकुलेशन होता है। तो ऐसा फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मतलब कि किसको हम प्रायोरिटी देते हैं, व्हेन टू ऑपरेटर्स आर हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटी देन ऑपरेटर विद द हायर प्रेसिडेंस इज ऑपरेटेड फर्स्ट। तो हमें पता है कि मैथ्स में किसकी हायर मतलब कि हायर प्रायोरिटी होती है और किसके हायर प्रेसिडेंस मतलब कि प्रायोरिटी कि किसकी हायर प्रायोरिटी होती है। ओके, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल a + b × c है। तो ये एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले कौन सा कैलकुलेट होगा, तो ऑब्वियसली कि पहले प्लस और मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि यहाँ पे जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों में से कि हायर प्रायोरिटी किसकी होती है, ऑब्वियसली वो मल्टीप्लिकेशन की होती है। ओके, तो फर्स्ट कौन सा कैलकुलेट होता है, b × c कैलकुलेट होता है और फिर उसकी वैल्यू, फिर ये इवेल्यूट होने के बाद उसका रिजल्ट होता है वो a के अंदर ऐड हो जाता है। ओके, thus इट इज़ गुड एज राइटिंग a प्लस और पैरेंथेसिस के अंदर b × c। ओके, तो एक ये का प्रायोरिटी होती है। देन है एसोसिएटिविटी। यहाँ पे when two operators with the same precedence appear in the expression is evaluated according to its associativity। ओके, अगर क्या होता है कि सेम प्रेसिडेंस होती है एक्सप्रेशन के अंदर, टू ऑपरेटर में सेम प्रायोरिटी होती है। ओके, अगर ऐसा हुआ, यहाँ पे तो एक की हायर प्रायोरिटी है, लेकिन अगर क्या हुआ कि दोनों कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेटर ऐसे हैं कि जिसकी हायर प्रायोरिटी होती, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, एसोसिएटिविटी का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे जावा में। और एसोसिएटिविटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म। और एसोसिएटिविटी जो क्या डिटरमाइन करती है, क्या डिसाइड करती है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन से डायरेक्शन के अंदर वो इवोल्यूट होता है या एग्जीक्यूट होता है, मीन लेफ्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ्ट होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस associativity is from left to right for unary operation and assignment is from right to left। ओके, जो एसोसिएटिविटी होती है वो मोस्टली जावा के अंदर कौन सी होती है, मोस्टली वो लेफ्ट टू राइट ही होती है, लेकिन दो ऑपरेटर ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल यूनरी एंड असाइनमेंट की जिसके अंदर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये हमें याद रखना है कि यूनरी एंड असाइनमेंट में एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है।
ओके। और यहाँ पे हम टेबल भी एक देखने वाले हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ऑपरेशंस है, ऑपरेटर्स है एंड एसोसिएटिविटी है। यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट यूनरी ऑपरेशन, ये आपको याद रखना है। ये इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है एग्ज़ाम में पूरे टेबल में से कि फॉर एग्जांपल कि लॉजिकल एंड की एसोसिएटिविटी क्या है, तो लेफ्ट टू राइट। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें राइट जो है एसोसिएटिविटी वो तो किसकी है, तीनों की ही है, यूनरी, कंडीशनल एंड असाइनमेंट की। बाकी सारों की क्या होगी, लेफ्ट टू राइट है। तो यूनरी ऑपरेटर में ये जो आप देख रहे हो ऑपरेटर, ओके, उसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी, राइट टू लेफ्ट है। देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूल्स की लेफ्ट टू राइट है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की लेफ्ट टू राइट। वैसे ही रिलेशनल ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट है। यहाँ पे याद रखना है आपको कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो ग्रेटर देन है कि मतलब लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर की भी लेफ्ट टू राइट है, एंड लॉजिकल एंड लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल और लेफ्ट टू राइट। देन कंडीशनल ऑपरेटर की भी राइट टू लेफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट है। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 7। तो ये कैसे ट्रीट होगा, तो x इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर y इक्वल टू पैरेंथेसिस में z इक्वल टू 7, ओके, लिविंग ऑल थ्री वेरिएबल्स विथ द वैल्यू 7। तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 7 है। दिस इज़ ड्यू टू राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटर का यूज़ किया है हमने असाइनमेंट का, और उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट है। तो इसीलिए पहले क्या आएगा यहाँ पे, z इक्वल टू 7। Remember that an assignment is an operator, so assignment statement evaluate to the value on the right hand side expression. Thus, in x equal to y equal to z equal to 7, it evaluate z equal to 7 फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, तो इसीलिए z इक्वल टू 7 फर्स्ट इवोल्यूट होता है। These assign value 7 to variable z and value of expression z equal to 7 is also 7, which is making the expression as x equal to y equal to 7। तो इसलिए हम ये बना सकते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 7, ओके। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मॉड्यूल का डिवीज़न का, तो 72 डिवीज़न बाय 2 डिवीज़न बाय 3 इस ट्रीटेड एज। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिवीज़न की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा इवोल्यूट होगा कि 70, मतलब कि कौन सा पैरेंथेसिस में आएगा, तो 72 बाय 2 वो पैरेंथेसिस में आ जाएगा, और फिर उसके बाद डिवीज़न मतलब 3 से डिवाइड होगा, ओके। It is to be noted that there is no explicit operator precedence table in the Java language specification, and different tables on the web and textbook disagree in some minor way। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसके नेम के ऊपर से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि कंट्रोल करने की बात है, कि इसको कंट्रोल करने की स्ट्रक्चर की, ओके। इन जनरल द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंटली वन बाय वन। समटाइम्स प्रोग्राम लॉजिक नीड टू चेंज द फ्लो ऑफ दिस सीक्वेंस। वैसे तो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमने स्टेटमेंट में लिखा है वैसे ही सीक्वेंस में वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, ओके। द स्टेटमेंट दैट इनेबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आर कंसिडर एज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है प्रोग्राम के फ्लो को, हमें कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो उस स्टेटमेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ओके। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि अगर हमें प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हम, इट्स कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप्स एंड ब्रांचेस। यहाँ पे याद रखना है आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर IMP है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके। तो वो आप उसके नेम पर से ही याद रखो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब कि हमें
प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना है, चेंज करना है, देन उसके लिए हम जो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कितने हैं? 2 है, फर्स्ट लूप्स एंड ब्रांचेस। और ये दोनों क्या है? तो लूप कहाँ पे यूज़ होती है? लूप्स आर यूज टू रिपीट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर until some condition occur। लूप मतलब कि क्या? लूप का मीनिंग ही यही होता है ना कि लूप मतलब कि वो फिरती ही रहती है कि राउंड एंड राउंड, जब तक कोई भी कंडीशन अगर नहीं हो जाती, ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक क्या होगा? हमारे जो जो स्टेटमेंट होगा वो ओवर एंड ओवर वो क्या करेगा? मतलब रिपीट ही होता रहता है। इट्स कॉल्ड लूप्स। एंड ब्रांचेस मतलब कि branches are used to choose among 2 or more possible courses of action। एक से ज़्यादा कोर्सेज को चूज़ करना होता है कोई एक्शन के लिए, तब ब्रांचेस का यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, तो सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम सिलेक्टिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ब्रांचेस मतलब कि 2 से ज़्यादा कोई भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, ओके, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तब ब्रांचेस का यूज़ होता है। एंड लूप मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट सीक्वेंस में क्या होता है? वो रिपीट ही होता रहता है। इट्स कॉल्ड लूप। जावा में कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके नाम हमें याद रखने हैं, आगे हमारे आएंगे टॉपिक। फॉर एग्जांपल के इफ स्टेटमेंट, स्पीच स्टेटमेंट, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ईच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल स्टेटमेंट, मे बी अ ब्लॉक स्टेटमेंट। ये सारे क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर है। नाम याद रखना है आपको कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इफ स्टेटमेंट, स्पीच स्टेटमेंट, वाइल लूप एंड फॉर लूप, डू वाइल लो, तो ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर के नेम हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू भी हो सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी एमसीक्यू हो सकता है। ओके, देन टाइप कास्ट क्या होगा वो भी आपको याद रखना है कि टाइप कास्ट का सिंटेक्स क्या है, असाइनमेंट का सिंटेक्स क्या है, उसका सिंबल क्या है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ क्यों होता है। देन उसके बाद जो टेबल था प्रेसिडेंस वाला एसोसिएटिविटी, तो वो भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।